हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम्स के ऊपर। इससे पहले अमाइनो एसिड और आपका प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमने सब चीज़ देख लिया था, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जा कर के टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम एंजाइम्स के लिए। अब देखो, एंजाइम्स को पहले मैं आपकी 2 से 3 क्लास में ही कवर करवाने वाला था, बट मैं सुबह से जो हूँ पेपर की स्टडी कर रहा था, मतलब पेपर की एनालिसिस कर रहा था, आपके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे। तो मुझे इस बार लग रहा है कि आपका एंजाइम्स ऑलमोस्ट 6 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। एंजाइम्स में से 6 नंबर का आने वाला है, कंफर्म है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जो हूँ इसको कम से कम 5 से 6 क्लास में कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। 5 से 6 क्लास में आपको कवर कराने वाला हूँ, यानी कि आपको एक एक चीज़ टॉपिक के कोनों कोने में से छाट करके बताई जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद, पेपरों की एनालिसिस करने के बाद मुझे इस बार आपके कंफर्म लग रहा है कि 6+ नंबर आपके आने हैं, ठीक है ना। 6+ नंबर आपके एंजाइम्स में से, अकेले एंजाइम्स में से आने हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लासें, ठीक है। तो याद रखना, इसमें से आपकी 2 क्लासें तो होंगी बेसिक, 2 क्लासें रहेंगी बेसिक, जो कि एक क्लास है आज की और एक क्लास रहने वाली है, मतलब जो इसके बाद आएगी, ठीक है ना। बाद की जो 4 क्लास रहेंगी वे आपकी थोड़ी एडवांस में चली जाएगी, बट इन बेसिक क्लास में भी आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपने अभी तक, चाहे आप MSc कर रहे हो या फिर आपको 2 साल हो गए हो तैयारी करते हो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो मेरी एक ही कहना है कि क्लासों को ध्यान से देखना और हैंड टू हैंड रिवीजन और रिकॉल करते रहना, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में आकर के रिवीजन और रिकॉल का आपका टाइमिंग नहीं मिल पाते, ठीक है। तो आपको इस बात की ध्यान रखना है। इतनी बात पता चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स के ऊपर, और अब हम पढ़ लेते हैं एंजाइम्स को, ठीक है ना। तो याद रखना, एंजाइम्स के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि एक तो एंजाइम्स आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं, नंबर 1 बात। पहली बात क्या कि आपका एंजाइम्स जो होते हैं वे प्रोटीन के बने हुए होते हैं, बट याद रखना कभी कभी RNA के भी बने हुए होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम्स, तो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। बट अभी के लिए याद रखना कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं वे मेनली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो प्रोटीन बनी हुई होती है आपकी अमाइनो एसिड की, ठीक है ना। प्रोटीन बनी हुई होती है अमाइनो एसिड की। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, यानी कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, वो भी हम बात करेंगे। चलिए आइए पहले थोड़े से स्टेटमेंट देख लेते हैं कि आपका जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कम से कम हजारों या फिर उससे भी ज़्यादा रिएक्शन चलती रहती हैं, ठीक है ना। उससे भी ज़्यादा रिएक्शन चलती रहती है। तो उन रिएक्शन को कराने के लिए पर्टिकुलर याद रखना, पर्टिकुलर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। आपका ऐसा नहीं है कि एंजाइम्स किसी भी अलग अलग सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है। एक एंजाइम्स एक ही सबस्ट्रेट पे काम करता है। याद रखना, एक एंजाइम्स स्पेसिफिक होता है एक सबस्ट्रेट के लिए, यानी कि एंजाइम के अंदर स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो, कुछ टर्म आती है, जैसे कि अगर हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही हैं तो उनको बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन हो रही हैं तो उनको बोलेंगे, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही हैं तो उनको बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन। पहली बात ये पता लगी। दूसरी बात, कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो कैटलिस्ट का हिंदी में कह देते हैं उत्प्रेरक। यानी कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अपने आप इन्वॉल्व होकर उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें, कहने का मतलब क्या है वो समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो, पहले आपका कोई भी एक रिएक्टेंट था, अब इस रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सबस्ट्रेट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्टेंट से अल्टीमेटली हमको क्या प्राप्त होता है?
प्रोडक्ट प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट से हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट को हम एज ए सबस्ट्रेट के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले अगर इस रिएक्शन को होने में आपके जो है 20 मिनट लग रहे थे, आपके कितने मिनट लग रहे थे, 20 मिनट लग रहे थे, ठीक है ना। बट यहाँ पर कोई एक ऐसी प्रोटीन आई, जिसके आने के बाद ये जो आपके 20 मिनट लग रहे थे, अब आपके केवल 2 मिनट लग रहे हैं इस रिएक्शन को होने में। यानी कि इस रिएक्शन को होने में कितने मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोटीन ने क्या काम किया, उत्प्रेरक का काम किया, यानी कि इस रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप कर दिया, एकदम से बढ़ा दी। यानी कि रिएक्शन जहां 20 मिनट में होती है वो आपकी 2 मिनट में होनी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर इस जो आपका जो ये प्रोटीन आई, इसको बोला एंजाइम्स। इसको क्या बोला, एंजाइम्स, ठीक है ना। इसको बोला गया एंजाइम्स। और इस एंजाइम की इस प्रॉपर्टी को यानी कि कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी को बोल दिया गया कैटलिस्ट, ठीक है ना, यानी कि उत्प्रेरक। अब बात समझ में आई। अब आपको पता लगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट मतलब कि जो स्पीड अप कर दे, ठीक है ना, जो स्पीड अप कर दे वो आपका कैटलिस्ट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर एक प्रकार से मशीन, मतलब वैसे तो हम इसको आगे समझने वाले हैं, बट थोड़ा सा इसको अभी समझ लो, ठीक है ना, थोड़ा सा अभी समझ लो, क्योंकि यहाँ पर समझना जरूरी है। पहले क्या था कि आपका कोई भी सबस्ट्रेट था, अगर इस सबस्ट्रेट से हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमारे पास 2 चीज़ ज़्यादा होती कि एक तो हमें एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा लग रही थी, ठीक है ना, एक तो हमारी एनर्जी ज़्यादा लग रही थी। दूसरा हमारा जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग भी हमारा ज़्यादा लग रहा था, ठीक है ना, टाइमिंग भी हमारा ज़्यादा लग रहा था। बट यहाँ पर क्या काम करा, हमारे शरीर में आप देखते होंगे अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन के कारण देख रहे हैं। मैं आपको सुन पाता हूँ, मैं यहाँ, ठीक है ना, मतलब हम कोई सा भी कार्य करते हैं तो सेकंडों में होने वाला कार्य रहता है, ठीक है ना, कैसा, सेकंडों में होने वाला कार्य रहता है। तो स्पीड अप करने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो जैसे ही हमने पहले एनर्जी, मान लो यहाँ पर आपकी एनर्जी 50 किलो कैलोरी लग रही थी, ठीक है ना, एनर्जी कितनी लग रही थी, 50 किलो कैलोरी लग रही थी, और आपका टाइमिंग कितना लग रहा था, 20 मिनट लग रही थी, ठीक है ना। बट जैसे ही हमने इसको ये वाला एंजाइम्स दिया, एंजाइम्स देने के तुरंत बाद क्या हो गया, अब इसमें जो एनर्जी लगने वाली है वो लगने वाली है 5 किलो कैलोरी, ठीक है ना, 5 किलो कैलोरी। और जो आपका टाइमिंग था, टाइमिंग भी कितना लगने वाला है आपका, ओनली 2 मिनट, ठीक है ना, ओनली कितना, 2 मिनट, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस एंजाइम के आने के बाद एक तो आपकी एनर्जी घट गई, यानी कि सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट जाने में पहले जितनी एनर्जी लग रही थी, अब इस एंजाइम के आने के बाद उतनी एनर्जी नहीं लग रही, यानी कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, यहाँ पर घट गई, ठीक है ना। एक बात पता चली। दूसरी बात यह है कि जो टाइमिंग है, जो स्पीड है, वो कैसी हो गई, वो आपकी घट गई, टाइमिंग घट गई। देखो यहाँ पर पहले आपके 20 मिनट लग रहे थे, बट यहाँ पर अब आपका 2 मिनट लग रहे हैं। तो आपको ये दोनों बात याद रखनी पड़ेगी, यानी कि नॉर्मल सा एंजाइम्स आया, एंजाइम्स ने आकर सबस्ट्रेट को बाइंड करा, बाइंड करने के बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद आपका प्रोडक्ट बन गया तुरंत, ठीक है ना, प्रोडक्ट बन गया तुरंत, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता लगी। अब इसके आगे बढ़ें, इतनी बात पता लगी ना, ठीक है। अब तो आप देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 हर एक स्टेटमेंट को हम समझते हुए चलेंगे, तो बेफिक्र रहना। अब देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है एंजाइम्स की, ठीक है ना, एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो नंबर 1, ये कार्य करता है एज ए बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का क्या मतलब, कि बायो मतलब लिविंग के अंदर उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी भी रिएक्शन को जो स्पीड अप कर दे उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, यानी कि सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट जाने में पहले जितनी एनर्जी हमारी लग रही थी, अब पहले मान लो 50 किलो कैलोरी हमारी लग रही थी, अब वही काम हमारा कितने में हो रहा है, 5 किलो कैलोरी में हो रहा है, ठीक है ना, 5 किलो कैलोरी में हो रहा है। तो देखो यहाँ पर
एनर्जी जो है वो घटी या बढ़ी, तो एनर्जी जो है हमारी डिक्रीज हुई, एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। एंड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो टाइमिंग है पहले लग रही थी आपकी 50 मिनट, मान लो पहले आपकी 50 मिनट लग रही थी किसी भी रिएक्शन को करने में, बट यहाँ पर अब क्या है, अब यहाँ पर कुल 5 मिनट लग रही है। अब उसी काम को करने में 5 मिनट लग रही है जब आपका एंजाइम्स आ गया। यानी कि अब देखो पहले 50 मिनट में एक रिएक्शन हो पाती, बट यहाँ पर अब 5 मिनट में एक रिएक्शन हो रही है, तो 50 मिनट में यहाँ पर कितनी रिएक्शन हो जाएंगी, आपकी 10 रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि वहीं 50 मिनट में एक रिएक्शन हो रही है विदाउट एंजाइम्स, लेकिन जैसे ही एंजाइम होया तो अब वहाँ पर 50 मिनट में आपकी 10 रिएक्शन हो जाएंगी। यानी कि क्या काम करा इसने, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया, इसने क्या काम किया कि इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अब जो है अधिक सबस्ट्रेट अधिक प्रोडक्ट में आपके कन्वर्ट हो पाएंगे ड्यू टू दिस एंजाइम्स, ठीक है ना, ड्यू टू दिस एंजाइम्स। तो दोनों बात पता चली, ये वाला पॉइंट भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर और ये वाला भी क्लियर, ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल से इस डायग्राम से भी समझेंगे इन पॉइंटों को, तो घबराने वाली ज़रूरत है नहीं है। इसके बाद डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो है जो आपका प्रोडक्ट बनना है, यानी कि अगर पहले प्रोडक्ट जो है आपका, मान लो जो प्रोडक्ट पहले बन रहा है वही प्रोडक्ट अभी भी बनेगा, यानी कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आपका बनने वाला है। ये नहीं कि सबस्ट्रेट में थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके पहले आपका कुछ और बनना था अब कुछ और बनना है, तो ऐसा कुछ नहीं। मान लो पहले आपका अगर अनार बन रहा है, एज ए एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो पहले आपकी जो है लौकी की सब्जी बन रही है, तो अभी भी लौकी की ही सब्जी बनेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें चेंज नहीं आने वाला, इसलिए कहा गया है कि डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम में आपका चेंज नहीं होने वाला। अब याद रखना जो एंजाइम्स होते हैं वे आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, बट सम आर आरएनए लाइक्स, कुछ आरएनए के भी बने हुए होते हैं, जैसे कि आपका राइबोजाइम्स, ठीक है ना, राइबोजाइम्स। इसकी काफ़ी सारे आरएनए के और भी एग्जाम्पल हैं, तो अगर आपकी याद और एग्जाम्पल है तो आप एक आधा बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, औरों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये क्या काम करते हैं कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, यानी कि स्टार्टिंग, देखो अब आप इस पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, इस पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो इस स्पीड की रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन थी उसकी स्पीड कैसे बढ़ा रहा है, तो ये वो वाला पॉइंट नहीं है। मैं इसको आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि मान लो आपका जो है, आपके ही थ्रू समझा देता हूँ मैं, एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है। मान लो ये आप हो, आप कौन हो, आप सबस्ट्रेट हो, और आपका पर्टिकुलर एम क्या है, CSIR को क्वालिफाई करना, ठीक है ना, आपका पर्टिकुलर एम क्या है, CSIR को क्वालिफाई करना, ठीक है। बट आपके साथ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती कि जब आपके उसमें कोई भी एजुकेटर यहाँ पर एज ए एंजाइम, ठीक है ना, एजुकेटर एज ए एंजाइम्स, यानी कि आप हो सके तो मतलब आपकी इच्छा है आप मुझे भी रख सकते हो EV, ठीक है ना, एजुकेटर विक्रांत, ठीक है। तो मान लो अगर आपकी ज़िंदगी में ये एजुकेटर विक्रांत नहीं आया था, और जब आप सबस्ट्रेट से अपना CSIR यानी कि अपने आप ही सेल्फ जो है CSIR क्वालिफाई करने की सोच रहे थे, तो एक तो क्या होगा कि आपका टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, हो सकता है आपको 6 महीने लगें, हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 साल लग जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो आपका टाइमिंग ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना, टाइमिंग ज़्यादा जा रहा है जब तक मैं नहीं आया था, ठीक है। बट और भी इसके कुछ परिणाम हो सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है कि एक तो आपका टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, दूसरी बात कि आपका जो है यहाँ पर एनर्जी, यानी कि पहले तो आप किसी भी टॉपिक को आपको ये नहीं पता था कि कितना डेप्थ में पढ़ना है और कितना हमें ऊपर से पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि हो सकता है ऐसा कि आपको जिस टॉपिक को बहुत ऊपर से पढ़ना हो वो आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा करके पढ़ रहा हो, यानी कि वहाँ पर आपने अपनी एनर्जी ज़्यादा दे दी हो, ठीक है ना। बट जिस टॉपिक को आपको जो है ऊपर से पढ़ना था, मतलब डेप्थ में जा करके पढ़ना था, वो आपने ऊपर से पढ़ लिया। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इसमें कैसी लग रही है, आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपके ज़्यादा लगे, एक तो आपका टाइमिंग ज़्यादा लगा और एनर्जी ज़्यादा लगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। बट अब आपकी लाइफ में आया एजुकेटेड विक्रांत, ठीक है ना,
एजुकेटेड विक्रांत, एजुकेटेड भी समझ लो या फिर एजुकेटर तो हुई है, ठीक है ना। तो देखो मैं आया आपकी लाइफ में आने के साथ साथ मैंने कहा ठीक है, ओहो आपका अब CSIR क्वालिफाई करवाना है, ठीक है। तो मैं अब आपको गाइड करूंगा और गाइड करने के बाद मैं केवल ऐसा कर दूंगा कि आपका जो CSIR अब 6 मंथ में क्वालिफाई हो जाएगा, 6 मंथ में क्वालिफाई हो जाएगा। जहां पहले आपके 1 साल 2 साल 3 साल लग रहे थे, वहीं पर अब आपके केवल 6 मंथ में क्या होने वाला है, CSIR क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि टाइमिंग थी, टाइमिंग घटी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है यहाँ पर। अब इसके बाद एनर्जी की बात करेंगे कि देखो मैं आने के बाद अब आपको मैं बताऊंगा कि किस टॉपिक को आपको कितना तो डेप्थ में जा करके पढ़ना है, ठीक है ना, और किस टॉपिक को आपको ऊपर से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एनर्जी बचेगी। वैसे यहाँ तो आपकी सारी ही एनर्जी बच रही है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर आपकी ATP कुछ लग ही नहीं रही है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी बच रही है, ठीक है। तो मेरे आने से 2 फायदे हुए, एक तो आपकी डिक्रीज होगी एक्टिवेशन एनर्जी और इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इतनी 2 बात समझ में आई। अब तीसरी बात क्या है, मान लो आपका CSIR क्वालिफाई हो गया, आपका जो है CSIR क्वालिफाई हो गया, घर आपके सर्टिफिकेट आ गया, आपका PhD में हो गया एनरोल, PhD में आपका क्या हो गया, एनरोल हो गया। आपने PhD कर ली, PhD करने के बाद आप साइंटिस्ट बन गए, साइंटिस्ट बने या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, वो आपके ऊपर डिपेंड है, या फिर टीचिंग आपने करवाई। तो देखो अब मेरा रोल कहाँ पर था, मेरा रोल था केवल इस CSIR निकलवाने में, मेरा रोल कहाँ पर था, इस CSIR निकलवाने में, ठीक है ना। अब बट आप तो उससे भी आगे जा रहे हो, आप PhD भी करोगे, आप अपनी लाइफ को मतलब आगे भी जाओगे, वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं अब जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तब मैं आपकी लाइफ में मतलब एंटर नहीं करूँगा, ठीक है ना। मेरा और आपका केवल मिलनसार तब तक है जब तक आपका CSIR क्वालिफाई नहीं हो जाता, यानी कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, यानी कि जब आप अपने टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे, जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे, तब मैं वहाँ पर आपके साथ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तब आप जो है बड़ी आराम से मुझको भूल जाओगे, मुझे भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि मैं यहाँ पर कुछ ही समय के लिए हूँ, यानी कि आपकी जो मेन रिएक्शन है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सोच है, ठीक है ना, जो आपकी सोच है कि मुझे प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मैं वहाँ पर जा कर के आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, मैं जो भी आपका प्रोडक्ट बनना है उसमें आपका कुछ भी मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। और दूसरी बात ये कि देखो आप इसको इस बात से भी समझ सकते हो कि आपका जैसे कि कोई भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट से आपका प्रोडक्ट बनना है, तो जो आपका एंजाइम्स होता है, मान लो यह कोई आपका एंजाइम्स है, तो इस एंजाइम्स का जो है केवल और केवल मतलब इतना बैठ जाता है कि ये आपकी जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करवा देगा, उसको केवल और केवल स्पीड अप करवा देगा, बट खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि एंजाइम्स का कोई सा भी अमाइनो एसिड या फिर कोई सी भी प्रोटीन प्रोडक्ट में जा कर के नहीं जुड़ने वाली है। यानी कि आपका जितना भी सबस्ट्रेट है केवल वहीं से आपका प्रोडक्ट बनना है, केवल वहीं से आपका प्रोडक्ट बनना है। तो इस लाइन का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। इसके बाद देखो, इसके बाद टेम्परेरी बाइंडिंग विथ सबस्ट्रेट, यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है कि टेम्परेरी बाइंडिंग, यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट से जो एंजाइम्स है वो टेम्परेरी बाइंडिंग कर रहा है। वो कैसी बाइंडिंग कर रहा है, टेम्परेरी बाइंडिंग कर रहा है। बट एक बात याद रखना, टेम्परेरी होने के बाद भी यहाँ पर कोवेलेंट बाइंडिंग होती है। कैसी बाइंडिंग होती है, कोवेलेंटली बाइंडिंग यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो आपको इस बात का याद रखना है। अब टेम्परेरी क्यों है, परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो भाई अगर ये जो है सबस्ट्रेट से ऐसे ही जुड़ा रहा, ठीक है ना, सबस्ट्रेट से ऐसे जुड़ा रहा तो प्रोडक्ट के साथ भी ऐसे जुड़ा रहेगा, और प्रोडक्ट के साथ जुड़ा रहेगा तो तब जो ये सातवां जो स्टेटमेंट है कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, वो आपका गलत होने वाला है। यानी कि प्रोडक्ट बनने के साथ ही यहाँ से एंजाइम्स बाहर निकल जाता है, इसलिए टेम्परेरी है, ठीक है ना, इसलिए डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो इतनी बात समझ में आ गई, टेम्परेरी बाइंडिंग विथ सबस्ट्रेट, ठीक है ना। और बाइंडिंग मतलब जो आपका बॉन्ड बनना है, बॉन्ड कौन सा बनना है आपका, तो बॉन्ड बनना है आपका
यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर आपका बन रहा है, तो आप इस बात को याद रखना। तो देखो अब आपकी बात इतनी समझ में आ गई, तो चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वही डायग्राम में आपको समझाने वाला हूँ कि मान लो आपके पास कोई भी एक सबस्ट्रेट था, आपके पास क्या था, सबस्ट्रेट था। तो जब आपका यहाँ पर एंजाइम्स नहीं था, जब यहाँ पर आपका एंजाइम्स जो है वो नहीं था, तब क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये जो आपको ये कलर का ऐसा, खैर मुझे तो ग्रीन चमक रहा है यहाँ से, ठीक है ना। कौन सा कलर है आप खुद देख लेना। एक्चुअली मुझे कलर में थोड़ा कलर में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मेरे याद कलर नहीं रहते कि ये कलर कौन से हैं। तो ये जो ये आपको ऊपर वाला है, तो इसमें क्या है कि आपका जो है यहाँ पर एंजाइम्स नहीं है, ठीक है ना, एंजाइम्स नहीं है। तो जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना था विदाउट एंजाइम्स, जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना था विदाउट एंजाइम्स, तो यहाँ पर देखो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि जिस एनर्जी की नीड थी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट चेंज होने में, वो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, वो एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनर्जी का लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा है। बट क्या हुआ कि आपको दे दिया गया एंजाइम्स, आपको दे दिया गया एंजाइम्स। जैसे ही आपको एंजाइम्स मिला, तो एंजाइम्स ने क्या काम करा, अपना जो है अपने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दिया, जो अब एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर दिया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो है देखो, पहले आपकी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी और अब एनर्जी की यहाँ पर कम ज़रूरत हो रही है जब आपका एंजाइम्स जुड़ा, ठीक है ना, जब आपका एंजाइम्स जुड़ा। तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इतनी बात पता चली एक बात, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो और समझो इसे थोड़ा सा, ठीक है ना, और समझा देता हूँ मैं कि देखो, अब देखो आप कहे होंगे कि सर यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि सर देखो आपको जो है यहाँ पर जो है ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ही बन जाना चाहिए था, यहाँ पर ही बन जाना चाहिए था। तो यहाँ पर एनर्जी और क्यों ज़्यादा डाउन चली गई, यहाँ पर एनर्जी माइनस में क्यों चली गई। अगर इसको हम 0 मान लें तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो माइनस में क्यों चली गई, ठीक है ना। आपका सवाल ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा तो सवाल था, बट जब मैंने टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया था, बट मैंने फिर उसके बाद अपने आप पढ़ा, ठीक है ना, अपने आप पढ़ा। तो देखो आपको मैंने बताया था पहले लेक्चरों में, मैंने आपको बता रखा है कि कोई सा भी आपका जो प्रोडक्ट हो या फिर कोई सी भी फॉर्म हो, वो किस स्थिति में आने की कोशिश करती है, किस स्टेज में आने की कोशिश करती हो, जब वहाँ पर बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाए, यानी कि एनर्जी वहाँ पर माइनस में हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही एनर्जी आपकी माइनस में होगी, तब ये क्या काम करेगा, तब ये जो है अपना जो है मिनिमम स्टेट में आकर के प्रोडक्ट बना लेगा, यानी कि स्थिर हो जाएगा। यानी कि पहले सबस्ट्रेट था, इसके पास सबस्ट्रेट था, अब यहाँ से जब वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो इस प्रोडक्ट को चेंज होने में पहले तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी अब जो है देखो, सबस्ट्रेट के बराबर प्रोडक्ट की एनर्जी कभी नहीं हो सकती। एक बात याद रख लेना, सबस्ट्रेट के बराबर प्रोडक्ट की एनर्जी कभी नहीं हो सकती। हमेशा ऑलवेज जो सबस्ट्रेट होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है ना, कंपेयर टू प्रोडक्ट। आई रिपीटेड कि देखो मैंने क्या बताया कि आपकी जो सबस्ट्रेट होता है, इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको एनर्जी किसकी ज़्यादा देखने को मिल रही है, सबस्ट्रेट की, इस प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो अपनी स्थिर अवस्था में आ गया, ठीक है ना। कैसी अवस्था में आ गया, अपनी नेटिव स्टेट में आ गया, ठीक है ना। और पीछे मैं आपको बताता हुए आ रहा हूँ कि आपका जितना नेटिव स्टेट में जाएगा, आपकी एनर्जी उतनी कम होने वाली है। वहाँ पर मैंने आपको एक फोल्डिंग फनल भी बताया था कि देखो इस प्रकार से आपका फोल्डिंग फनल था, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये अपनी मिनिमम स्टेट में आता चला जाएगा, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो कैसी होने वाली है, लूज होने वाली है। एनर्जी कैसी नहीं होने वाली है, मिनिमम होने वाली है। और इसी के साथ साथ जो एंट्रोपी है वो भी कैसी होने वाली है, वो भी लो होने वाली है, ठीक है ना। यानी कि प्रोडक्ट अपनी नेटिव स्टेट में आया, ठीक है ना, नेटिव स्टेट में आया, और यहाँ पर जो एनर्जी का लेवल है वो यहाँ पर कम हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली असल में ये डायग्राम भी सही नहीं बना हुआ, ये केवल आपको समझाने के लिए बता दिया गया है।
असल में जो डायग्राम है वैसे तो वो मैंने आगे दे रखा है आपका, ठीक है ना। असल में डायग्राम कुछ ऐसा रहता है, मान लो ये आपका सबस्ट्रेट है और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये जो है अब ये ऐसे करके और ऐसे करके फिर नीचे जाता है, ठीक है ना। तो असल डायग्राम आपका ये वाला होता है। तो हम बात करेंगे इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या अंतर है, बट हम आगे बात करेंगे जब हम काइनेटिक्स देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत है नहीं है। तो आई होप आपकी समझ में अब ये सारे के सारे पॉइंट आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर पॉइंट नहीं आए तो पीछे का लेक्चर देख लो। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या क्या गुण होते हैं एंजाइम्स के अंदर, ठीक है ना। कि एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इस पॉइंट को हम देख चुके हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वे स्पीड अप कर देते हैं। अगर स्पीड अप करा तो जो एक्टिवेशन जो एनर्जी पहले लग रही थी वो एनर्जी अब कम लगेगी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पर लोअर कर दिया है, कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, घटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोअर एनर्जी आपकी कैसी हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इसके बाद देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आने वाला। और सेम जो स्टेटमेंट है ये यही स्टेटमेंट है कि डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इसका मतलब यही है कि आपका जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अब आपकी समझे ये वाला भी जो स्टेटमेंट है वो आ गया। इसके बाद दे आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन, दैट इज ईच एंजाइम्स कैन कैटालाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। यानी कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो सबस्ट्रेट जो आपका एंजाइम्स होगा वो एंजाइम्स ऐसे ही नहीं कि किसी भी सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है, वो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा और इसके बाद उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, इसके बाद उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो एक बार और समझ लो कि मान लो आपका कोई भी सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट आने के बाद अब इस सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा आपका एंजाइम्स, इस सबस्ट्रेट से क्या जुड़ेगा आपका एंजाइम्स, यानी कि ES बना लिया, ठीक है ना। और इसके बाद आपका क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है, इसके बाद प्रोडक्ट बनने वाला है। तो देखो अब जो S से ES जुड़ा, अभी यहाँ पर मैं कुछ आपको आगे की बात बता रहा हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है कि S से ES जब जुड़ता है तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। बट जब सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट आता है, जब सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट आता है तब ये इरिवर्सिबल, यानी कि देखो जब ये सबस्ट्रेट टू ES जाएगा तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होने वाली है। शायद मैंने पहले इरिवर्सिबल बोल दिया, बट यहाँ पर कैसी होने वाली है, रिवर्सिबल होने वाली है। यानी कि ES सबस्ट्रेट में जा सकता है और सबस्ट्रेट ES में जा सकता है। बट अगर एक बार सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में पहुंच गया तो आपकी रिएक्शन फिर यहाँ पर इरिवर्सिबल हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट को फिर दोबारा से सबस्ट्रेट में नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो अब एनर्जी है, एनर्जी काफ़ी लूज हो चुकी है। तो अगर देखो हम या तो अब हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, या तो हम इसे बाहर से एनर्जी दें, ठीक है ना, पहला पॉइंट बाहर से एनर्जी दें तब ये प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट में आ सकता है, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल होती है, ठीक है ना, रिवर्सिबल होती है। तो हम आगे देखने वाले हैं। याद रखना जब सबस्ट्रेट टू आपका ES जाता है तो उसको बोलते हैं K1, उसको बोलते हैं K1, और ES टू प्रोडक्ट जाता है तो इसको बोलते हैं K2, इस रिएक्शन को बोलते हैं K2। बट यहाँ पर ES से जब दोबारा से सबस्ट्रेट में जाता है तो इसको बोलते हैं K-1, ठीक है, K-1, इसको बोलते हैं K1-K1। तो हम आगे देखने वाले हैं, जब काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर हम बात करेंगे। अभी केवल मैंने आपको समझाने के लिए बता देता, ठीक है ना। तो वैसा क्योंकि देखो मेरा मन तो करता है कि आपको मैं सभी चीज़ एक साथ समझा दूँ, बट क्या होता है ना कि जिस प्रकार से जब आप दीवार चिपते हो तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, तो सेम मुझे भी करना पड़ता है। नहीं तो मेरा मन तो ये करता है कि जो आपकी सबसे लास्ट वाली PDF है उसको मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हमारा देखो ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया। इसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन बी एक्सेलरेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना उसको बोलते हैं एक्सेलरेट,
केमिकल रिएक्शन यानी कि जो आपका अगर थोड़ा सा भी एंजाइम्स है, यानी कि आपका नैनोग्राम भी अगर एंजाइम्स है, तो तब भी वो आपका क्या करेगा, जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देगा, एक्सेलरेट कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। इसके बाद एंजाइम्स आर सेंसिटिव। एंजाइम्स आर सेंसिटिव क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं। याद रखना, एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है वो आपकी इफेक्टिव होती है, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो चाहे आपका इंटरनल फैक्टर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच। अगर पीएच में चेंज हुआ तो एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज हुआ तब भी नुकसान है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत चेंज हुआ तब भी क्या होने वाला है, जो कि एंजाइम पे फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे कैसे फ़र्क पड़ता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है ना। अभी से मत चिल्लाने लग जाना। इसके बाद टर्नओवर नंबर क्या होता है? टर्नओवर नंबर को हम के कैट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। टर्नओवर नंबर को हम के कैट के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करेंगे कि के एम किसको बोलते हैं, के केट किसको बोलते हैं, के आई किसको बोलते हैं, तो इन टर्म को हम वैसे आगे देखने वाले हैं। तो के कैट यानी कि टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होता है कि आपके एंजाइम्स जो है, आपका जो एंजाइम्स है कितनी जल्दी से काम कर रहा है, कितनी जल्दी काम कर रहा है, वो होता है आपका टर्नओवर नंबर। यानी कि टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफर पर मिनट बाई वन एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स। यानी कि क्या कहने का मतलब है, मतलब समझो इसका। आपके पास एक एंजाइम्स था, अब वो एंजाइम्स एक मिनट के अंदर कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, ठीक है ना। कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है, वही आपका कहलाता है के कैट। के कैट मतलब के कैटलिस्ट, ठीक है ना। के कैटलिस्ट यानी कि कितनी जल्दी उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका टर्नओवर नंबर, ठीक है ना। हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे तो के कैट को, बट मैंने यहाँ पर भी आपको के कैट का मतलब बता दिया, ठीक है ना। पर मिनट, याद रखना, पर मिनट कोई भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र कर रहा है वो कहलाता है आपका टर्नओवर नंबर। यानी कि कैटालेज नंबर बराबर आपका 6 × 10⁶ मिनट। यानी कि यहाँ पर जो कैटालेज क्या है, एक एंजाइम से कैटालेज, ठीक है ना। एक एंजाइम से कैटालेज, उसका जो टर्नओवर नंबर है वो क्या है कि किसी भी सबस्ट्रेट को किसी भी प्रोडक्ट में पहुँचाने के लिए आपका वो 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना सकता है, 6 × 10⁶। आप सोच भी नहीं सकते, आप गिन भी नहीं सकते, असल बात यह है आप गिन भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इतनी जल्दी से जल्दी काम करता है कैटालेज एंजाइम। यानी कि इस कैटालेज की स्पीड जो है, टर्नओवर नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप मुझे बताओगे कि सबसे ज़्यादा टर्नओवर नंबर किस एंजाइम्स का होता है। CSIR में आपसे पूछा जा चुका, CSIR में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और गेट में भी पूछा जा चुका है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपका जो है सबसे ज़्यादा जो टर्नओवर नंबर होता है किस एंजाइम्स का होता है, ठीक है ना। तो आप मुझे इतना बताओगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं भाई साहब आगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर एक और डायग्राम रखा था फनी सा, पहले इस डायग्राम को देख लो कि जब आपका एंजाइम्स नहीं था, जब आपका नो एंजाइम्स, कोई भी एंजाइम्स नहीं था, तब क्या होता है कि मान लो ये आपका मेंढक है, इस मेंढक को जाना था इस पानी के अंदर, क्योंकि आपको पता है मेंढक अधिकतर कहाँ रहना पसंद करता है, पानी के अंदर। बट यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो एनर्जी थी उसको ज़्यादा लगानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर है, जो दीवार है वो थोड़ी ऊंची है, वो दीवार कैसी है, ऊंची है, इसलिए वहाँ पर क्या है, हाई एनर्जी बैरियर है, ठीक है ना, हाई एनर्जी बैरियर है। बट वहीं पर अगर कैटालेज आ जाए, यानी कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हो जाए, तो यहाँ पर क्या काम होगा कि जो अब दीवार है वो जो आपका एंजाइम्स है उसके थ्रू छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, उसके थ्रू छोटी हो जाएगी, क्योंकि जो आपका एंजाइम्स है इस दीवार को छोटा कर देगा, यानी कि अब मेंढक आसानी से कूद करके इस पार जा सकते हैं। तो देखो पहला आपका अगर हाई
जो आपका हाई एनर्जी बैरियर था, तो यहाँ पर बहुत कम से आपके प्रोडक्ट बन रहे थे, यानी कि बहुत कम से जो है मेंढक पानी के अंदर जा पा रहे थे। बट जैसे ही आपका जो है एनर्जी डाउन हुआ, लोअर एनर्जी बैरियर हुआ, वैसे ही तुरंत मेंढकों ने छलांग मारनी इधर से इधर स्टार्ट कर दी, यानी कि अब पानी के अंदर ज़्यादा मेंढक जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही केवल आपको समझाने के लिए मैंने रखा था डायग्राम। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब देखो इस डायग्राम में भी सेम वही है, थोड़ा अपना क्वालिटी बढ़ा लेना। इस डायग्राम में भी वही है कि आपका जो है पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही थी विदाउट एंजाइम के, बट अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो जो है कम लगने वाली, यानी कि एंजाइम आने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लगने वाली है, बट जब आपका जो है एंजाइम्स नहीं था तब आपकी एनर्जी जो है वो इतनी लग रही थी। फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी, फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी अब आपका ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है ना। और अगर हम इसको जीरो माने तो ये माइनस में चला जाता है, ये माइनस में चला जाता है और ये चला जाता है आपका प्लस में। और मैंने आपको बताया है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है हमेशा कंपेयर टू प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब? इतनी बात समझ में आई तो बोलो ठीक ठाक। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। देखो जिसकी हंसी जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, वरना लोग बाग तुम्हें पता है शमशानों में और कब्रिस्तानों में बहुत जाते हैं, हॉस्पिटल में आपको वही देखने को मिलेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और देख लेते हैं एंजाइम्स के बारे में। कि देखो जो एंजाइम्स होता है, अब एंजाइम्स बेसिकली आपका एंजाइम्स का डिवाइडेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि एंजाइम्स को डिवाइड मतलब किस प्रकार से हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन नहीं है ये, अभी एंजाइम्स को देख रहे हैं कि एंजाइम्स के डिफरेंट टर्म को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एंजाइम्स को हम बेसिस ऑन द यूनिट्स यानी कि यूनिट के बेस पर भी बांट सकते हैं। सबसे पहला एंजाइम्स है क्या कि एंजाइम्स इज ए सब्सटेंस। एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पहली बात प्रोटीन का बना हुआ होता है कि एंजाइम्स इज ए सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है, विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू ब्रिंग अबाउट ए स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि एंजाइम्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में, स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन में। इतनी बात पता चली, डेफिनेशन समझ में आई एंजाइम्स की, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं कि एंजाइम्स जो है एंजाइम्स को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के बेस पर हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो देखो यूनिट्स के बेस पर हम बोल सकते हैं कि मोनोमर। मोनोमर क्या मतलब होता है कि जो आपका एंजाइम्स बना हुआ होता है वो सिंगल यूनिट का बना हुआ होता है, सिंगल यूनिट का ही बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके बाद जो ओलिगोमर्स, अगर ओलिगोमर्स एंजाइम्स बोल रहे हैं यानी कि वहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स आपकी होने वाली हैं। अब इस मल्टीपल यूनिट्स में भी आपका एक हो सकता है होमोडाइमर और एक हो सकता है हेट्रोडाइमर। यानी कि एक तो हो सकता है आपका होमोडाइमर। होमो मतलब जो आपकी प्रोटीन की लेयर है, जो आपकी प्रोटीन की लेयर है, जो एंजाइम्स है वे आपके सेम एंजाइम्स है, ठीक है ना, सेम एंजाइम्स है बट उनकी ही मल्टीपल लेयर है, ठीक है ना, उनकी ही मल्टीपल लेयर है। और एक होता है आपका हेट्रो, ठीक है ना, एक होता है आपका हेट्रो। यानी कि हेट्रो का मतलब है जो आपकी एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन पाई जा रही है वे कैसी हैं, उनका नेचर डिफरेंट है, ठीक है ना, उनका नेचर कैसा है, डिफरेंट है। तो आप इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो तो मुझे एग्जाम्पल बता देना आप, ठीक है ना, मेरे भी याद हो जाएंगे। इसके बाद बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे हम कैसा बोल सकते हैं कि देखो हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड हो सकती है और या फिर आपकी सिंपल हो सकती है। अगर आपकी सिंपल हुई तो ओनली फॉर प्रोटीन, अगर आपकी सिंपल हुई तो प्रोटीन का ही आपका एंजाइम्स बना हुआ होता है, ठीक है ना, प्रोटीन केवल प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। बट अगर हम कहें कि कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड के क्या मतलब होता है। अब देखो जो कॉन्जुगेटेड होते हैं वे क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड से याद रखना जो एंजाइम्स हैं वे एक तो प्रोटीन पार्ट से जुड़े हुए होते हैं और एक नॉन प्रोटीन पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो आपका बनाता है एपो एंजाइम्स, वो क्या बनाता है, एपो एंजाइम्स। और ये जो एपो एंजाइम्स है ये आपका इनएक्टिव होते हैं, ये आपके इनएक्टिव होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं वे कोफैक्टर
की तरह काम भी कर सकते हैं या फिर कोएंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। एक्चुअली एक बात याद रखना कि जो आपके कोफैक्टर होते हैं, याद रखना कोफैक्टर जो होते हैं वे दो प्रकार से काम कर सकते हैं। एक होता है आपके इनऑर्गेनिक, एक हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, और एक हो सकते हैं आपके ऑर्गेनिक, एक हो सकते हैं आपके ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जो ये आपके ऑर्गेनिक होते हैं स्पेसिफिकली इनको टर्म दे दी जाती है कोएंजाइम्स, इनको टर्म दे दी जाती है कोएंजाइम्स, ठीक है। तो इतनी बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं शब्दों को पूरा पूरा नहीं लिखता, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देख रहा हूँ। जैसे कि कोफैक्टर है, कोफैक्टर के पास आपके कोफैक्टर दो चीज़ से मिलकर के बना हो सकता है। एक तो आपका इनऑर्गेनिक, एक हो सकता है इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक। जैसे कि कोई सा भी मेटल में आपका आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, सेरियम हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है। तो ये जो होते हैं ये आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। तो बेसिकली इनको क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर बोल देते हैं, इनको कोफैक्टर बोल देते हैं, ठीक है ना, जितने भी मेटल होते हैं। बट जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं कोएंजाइम्स, उनको बोल देते हैं कोएंजाइम्स। तो टर्म से कंफ्यूज मत होना, कोफैक्टर मोस्टली हम इनऑर्गेनिक के लिए यूज करते हैं और कोएंजाइम्स जो यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक के लिए यूज करते हैं। अब याद रखना यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपका प्रोटीन पार्ट है वो आपका एपो एंजाइम्स बना रहा है, बट इनएक्टिव है। अब इस एपो एंजाइम्स को एक्टिव होने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट अब आपस में मिलकर के क्या बनाने वाले हैं, होलो एंजाइम्स। क्या बनाएंगे, होलो मतलब कंप्लीट एंड एंजाइम्स, होलो एंजाइम्स जो आपका एक्टिवली फंक्शनल करेगा, ठीक है ना, जो आपका फंक्शनल परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। आई होप अब ये डायग्राम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोफैक्टर के बारे में भी पता लगा होगा, कोएंजाइम्स के बारे में भी पता लगा होगा। जो आपके कोएंजाइम्स होते हैं वे मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, याद रखना, विटामिन्स के बने हुए होते हैं। और विटामिन्स में भी आपका जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, जो आपका बी कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन सी को छोड़ करके सारे विटामिन्स आपके कैसे होने वाले हैं, कोएंजाइम्स विटामिन्स होने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं। अभी बेसिकली हम पीछे वैसे तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को ही पढ़ लेते हैं, बट यहाँ पर हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को पढ़ लेते हैं और अच्छे से डिटेल में, मतलब कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं कि एंजाइम्स कोवैलेंटली लिंक टू द अनदर प्रोटीन और एंटीबॉडी आर कॉन्जुगेटेड। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोटीन और एंटीबॉडी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एंजाइम्स मेनली क्या है, एंजाइम्स खुद प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो किसी प्रोटीन से थोड़ा ना जाकर जुड़ेंगे। और एंटीबॉडी भी आपकी प्रोटीन की बनी हुई होती है, तो ये जुड़ते हैं आपके कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स से, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम से ये आपके जुड़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आर फॉर्म्ड टू पार्ट्स। जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं वे दो पार्ट बनाते हैं। कौन कौन से, ए प्रोटीन पार्ट कार्ड एपो एंजाइम्स, यानी कि एक प्रोटीन पार्ट होगी जिसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम्स। बट ये नेचर में कैसा होता है आपका, इनएक्टिव होता है, ये नेचर में कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो नॉन प्रोटीन पार्ट नेम एज कोफैक्टर, जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका, कोफैक्टर। अगर आपका मेटल्स हो यानी कि इनऑर्गेनिक होए तो आपका वो कोफैक्टर कहलाएगा, अगर आपके ऑर्गेनिक होए तो वो आपका कोएंजाइम्स कहलाएगा। बस इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद अपो एंजाइम इज एन इनएक्टिव एंजाइम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके अपो एंजाइम्स होते हैं वे इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि देखो प्रोटीन तो अब आ गई, लेकिन जो काम करने वाले हाथ थे, पकड़ने वाले हाथ थे, जैसे कि हीमोग्लोबिन में आयरन ने सबको पकड़ के रख रखा था, ठीक है ना, सबको पकड़ के रख रखा था, सबको बाइंड करके रख रखा था। इसी प्रकार से बे हाथ क्या है, बे हाथ है आपके कोएंजाइम्स, बे हाथ है आपके कोफैक्टर, ठीक है ना। तो जब तक कोफैक्टर नहीं जुड़ेंगे तब तक ये अपो एंजाइम्स आपका कैसा होने वाला है, अपो एंजाइम्स आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहने वाला है।
इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स अकर अपॉन द बाइंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, यानी कि आपका एक्टिवेशन जब होगा जब आपका जो है वहाँ पर कोई भी कोफैक्टर जुड़ जाए, यानी कि या तो वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो या फिर ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स हो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। होलो एंजाइम इज एन अपो एंजाइम्स टुगेदर विथ इट्स कोफैक्टर, यानी कि देखो होलो एंजाइम्स किसको बोलेंगे, होलो एंजाइम्स जब बोला जाएगा जब आपका कोफैक्टर भी हो, ठीक है ना, ये वाला कोफैक्टर भी हो और ये अपो एंजाइम्स भी हो, तब जा करके आपका होलो एंजाइम्स बनता है। और याद रखना दो टर्म आती है, एक आती है आपकी होलो एंजाइम्स, एक आती है होल एंजाइम्स, ठीक है ना। एक आती है आपकी होलो एंजाइम्स, एक आती है आपकी होलोजाइम्स। होलो एंजाइम्स में यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, होलो एंजाइम्स, ठीक है ना, होलो एंजाइम्स। और एक आती है आपकी होलो HOLO होलोजाइम, ठीक है ना, होलोजाइम, यानी कि यहाँ पर ई नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, ई नहीं लगा हुआ। बट इन दोनों में याद रखें, इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो आप वैसे तो देख सकते हो क्या डिफरेंस होता है, नहीं तो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें इस जो आपका ये डायग्राम है, इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो तो भाई बता देना, ठीक है ना। अब आगे चलें, पक्की बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और चलो देखते हैं अब और भी कुछ मज़ेदार। तो ये आपका पाथ फाइंडर से लिया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका जो है टेबल है, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर कोएंजाइम्स की बात करी गई है, ठीक है ना, कोएंजाइम्स की बात करी गई है। और मैंने आपको बता दिया या तो आपका प्रोटीन के साथ कोएंजाइम्स हो या फिर कोफैक्टर हो, तभी प्रोटीन एक्टिव हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कोएंजाइम्स कौन सा आपका कार्य करता है, कौन सा कोएंजाइम्स आपका कौन सा कार्य करता है। तो जैसे कि देखो, जैसे कि आपका विटामिन B1 है, इसको बोला थियामिन, और इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, TPP एंड TDP, ठीक है ना, अगर आपको कुछ पिछला याद आ रहा होगा। कोएंजाइम्स क्या है, थियामिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है ना, थियामिन पायरोफॉस्फेट है। अब रिएक्शन और प्रोसेस प्रमोटेड क्या कर रहा है, यानी किस प्रकार से वो हेल्प करता है, ठीक है ना, कि अगर एंजाइम के साथ जुड़ गया, एंजाइम्स के साथ कोएंजाइम से जुड़ गया तो फिर क्या करने वाला है, तो वहाँ पर ये डीकार्बोक्सिलेशन करने वाला है, यानी कि CO2 का रिमूवल करने वाला है, एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफ़र करने वाला है। एल्डिहाइड मतलब CHO, याद रखना CHO जो ग्रुप होता है उसका ट्रांसफ़र करने वाला है, ठीक है ना, उसका ट्रांसफ़र करने वाला है। इसके बाद राइबोफ्लेविन यानी कि B2 का मतलब है यहाँ पर जो कोएंजाइम्स बनते हैं FAD एंड FMN बनता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दोनों की फुल फॉर्म होती है। सबसे पहला आपका फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बनता है, इसके बाद आपका FAD बनता है, फिर उसके बाद FAD प्लस बनता है, ठीक है ना, वो भी आपका हम देखने वाले हैं आगे कि कैसे कैसे बनता है। ये क्या काम करता है, ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्पफुल भूमिका निभाता है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वैसे तो मैं इस लेक्चर में बात करने वाला था, बट ये लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा, तो हम रिडॉक्स रिएक्शन को आगे देखने वाले हैं। कि सबसे पहला जब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा तो मैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में ध्यान नहीं रह पाता। अब पायरोडोक्सिन यानी कि विटामिन B6, इसका जो कोएंजाइम्स होता है वो होता है आपका पायरिडोक्सल फॉस्फेट, जो कि आपका प्रोटीन पार्ट के साथ मिलकर के होलो एंजाइम्स बनाता है। इसका मेनली काम क्या होता है कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पायरोडोक्सिन जब हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम देखने वाले हैं पायरोडोक्सिन, जब वहाँ पर यूरिक एसिड बनता है, ठीक है ना, वहाँ पर जब यूरिक एसिड बनेगा तब हम इस अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र कैसा होता है तब देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नियासिन यानी कि विटामिन B3 या फिर इसको हम निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करता है, ये आपका यहाँ पर जो कोएंजाइम्स की तरह कौन काम करेगा, NAD+ और NADP+ एंड NADP+ आपका जो है काम करने वाला है। इसके बाद ये रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। ये कैसे रिएक्शन करवाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। पेंटाथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 कोएंजाइम्स की तरह काम करता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ही हम देख लेंगे। एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, यानी कि एक R होता है आपका, R जो है C से जुड़ा हुआ रहता है, और डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं आपका एसाइल ग्रुप,
ठीक है ना। R आपका कोई सा भी अदर रिएक्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। बट C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड का नेचर आता है, इस बात को याद रखना। बायोटीन यानी कि विटामिन B7, विटामिन B7 यानी कि बायोसिस्टीन या फिर यहाँ पर बायोटीन ही इसको बोल दिया जाता है, जो इसका कोएंजाइम्स फॉर्म होती है, ठीक है ना। कोएंजाइम्स फॉर्म होती है उसको बोल दिया जाता है बायोसाइटिन या फिर बायोटीन। ये क्या काम करता है, ये आपका कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। कार्बोक्सिलेशन वही आपका CO2 को रिमूव करवाना किसी भी रिएक्शन से। फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 आपका जो इसका जो कोएंजाइम्स होता है आपका गेट में पूछा जा चुका है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्या नाम होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये क्या काम करता है कि 1 कार्बन ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। ये क्या काम करता है, 1 ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद विटामिन B12 जो कि आपका डीऑक्सी एडिनोसाइलोकोवेलामाइन, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है कोवेलामाइन, और जो इसकी कोएंजाइम फॉर्म होती है वो होती है आपकी डीऑक्सी एडिनोसाइलोकोवेलामाइन। और कोरिन रिंग भी यही बना रहता है, हमने विटामिन में पीछे पढ़ लिया है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या काम करता है कि इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करवाता है किसी भी ग्रुप में, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रखना, इस टेबल को याद कर लो अभी के अभी, ठीक है ना। इस टेबल को याद कर लो अभी के अभी, कुछ बात के लिए नहीं छोड़ना है। इसके बाद एक और टेबल आ जाती है जो कि आपकी कोफैक्टर की है, जो कि आपकी कैसी है, कोफैक्टर की, यानी कौन सा कोफैक्टर कहाँ पर किस किस एंजाइम्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपकी फेरस एंड फेरिक स्टेट जो होती है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का में हेल्प करती है, कैटलेज में काम करती है, परऑक्सीडेज में एंड जैंथिन ऑक्सीडेज में काम करती है, ठीक है ना। तो इतने जो है आपको एंजाइम्स याद रखने पड़ेंगे, यानी कि Fe2+ और Fe3+ का कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कैटलेज, परऑक्सीडेज, जैंथाइन ऑक्सीडेज, हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने आयरन फॉर्म देखी थी, ठीक है ना। मायोग्लोबिन पढ़ा था, मायोग्लोबिन में भी हमने आयरन का रोल देखा था, ठीक है। इतनी बात पता चली। इसके बाद कॉपर जो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लाइसिल ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो देखो जहाँ पर मैं आपको मार्किंग मतलब जहाँ पर मैं रफ मतलब निशान बना रहा हूँ वे आपकी याद जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आयरन होता है याद रखना परऑक्सीडेज, आयरन जो है परऑक्सीडेज में काम करता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपका कॉपर होता है, कॉपर आपका लाइसिल ऑक्सीडेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। यहाँ पर कॉपर के आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, लाइसिल ऑक्सीडेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। इसके बाद जिंक का याद रखना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोनिनेज। इसके बाद मैग्नीशियम आपको पता है आप जो है क्रैब्स साइकिल में देखने वाले हैं, हेक्सोकाइनेज, इनोलेज, इसमें इनोलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैग्नीज का ध्यान रखना, इनोलेज के अंदर ये मैग्नीशियम है, ये आपका मैग्नीज आपका अर्जिनेज में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जिनेज में पूछा जा चुका है मैग्नीज आपका, एंड पायरुवेट आपका कार्बोक्सिलेज में पाया जाता है। इसके बाद पोटेशियम आपको पता ही है कि पायरुवेट काइनेज में हेल्प करता है। अब ये काइनेज डी मतलब सब एंजाइम्स को हम आगे देखने वाले हैं, घबराने वाली बात नहीं है कि ये एंजाइम्स कैसे याद होंगे, बस केवल अभी आपको इनके नाम पता होने चाहिए, मुँह जबानी नाम पता होने चाहिए, याद आपको बाद में हो जाएंगे। निकिल देखो, निकिल आपका यूरिएज में काम होता है, यानी कि जब हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पर हमारे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है तब वहाँ पर हम निकिल पढ़ने वाले हैं। मोलिब्डेनम क्या करता है, डीनाइट्रोजिनेज का काम करता है, ठीक है ना, इसमें डीनाइट्रोजिनेज याद रखना। सेरेनियम में क्या होता है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज होता है, तो इतने सारी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आज आपका वैसे लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो देखो अगर आपको दूसरा लेक्चर चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप कर देना, मैं दूसरा लेक्चर भी क्योंकि इसके तुरंत बाद बनाने वाला हूँ। बट कैपेसिटी आपकी कि आप कितना रिवीजन और रिकॉल कर रहे हो। तो इसी के साथ दोस्तों आई थिंक हाँ, तो अब हम कल ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लेक्चर मतलब दूसरे लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये लेक्चर आपका काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी दूसरे लेक्चर में, तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।